बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस लेक्चर में हम कुछ कमांड्स फर्दर देखेंगे प्रोसेस से रिलेटेड, और थोड़ा सा थ्रेड का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, जो हमारे पास कमांड्स थी वो थी पीएस कमांड जो प्रोसेस को शो करती थी, और टॉप कमांड जो टॉप प्रोसेसेस होते थे, जो सीपीयू परसेंटेज को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे थे उनको शो करती थी। इसके बाद आज हम देखेंगे एफ जी बी जी, जॉब स्किल, कंट्रोल जी एंड कंट्रोल सी की प्रोसेस, इनसे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है एफ जी कमांड। एफ जी कमांड यूज होती है टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सस्पेंडेड जॉब इन द फोरग्राउंड और मूव अ बैकग्राउंड जॉब इनटू द फोरग्राउंड। यानी एक जॉब थी, जॉब से मुराद कि कोई प्रोसेस था, उसको हमने मूव कर दिया था बैकग्राउंड में, या उसको हमने सस्पेंड कर दिया, तो उसको फोरग्राउंड में लाने के लिए, रिज्यूम करने के लिए एग्जीक्यूशन को, हम एफ जी कमांड यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं एफ जी, और उसके बाद हम प्रोसेस की आईडी लिखते हैं, जॉब आईडी लिखते हैं। ठीक है, जॉब आईडी जो है ना वो जॉब आईडी है, प्रोसेस आईडी नहीं है। ठीक है, प्रोसेस आईडी डिफरेंट होती है और जॉब आईडी डिफरेंट होती है। ठीक है, इफ़ जॉब आई डी इज़ ओमिटेड, अगर हम यहाँ पे ये चीज़ ना लिखें, खाली एफ जी की कमांड लिखें, तो हमारे पास करंट जॉब है वो रिज्यूम की जाएगी और उसको रिज्यूम कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने अगर कोई प्रोसेस चल रहा है और उसको बैकग्राउंड में मूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीजी की कमांड लिखते हैं और साथ में जॉब आईडी लिखते हैं। अगर फिर यहाँ पे जॉब आईडी नहीं लिखेंगे तो जो भी अभी करंट प्रोसेस होगा, जो करंट जॉब होगी, वो बैकग्राउंड में डाल दी जाएगी। फिर हमारे पास जॉब की कमांड है। जॉब की कमांड यूज़ होती है टू डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ सस्पेंडेड एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस, यानी जो ऐसे प्रोसेस जो हमने सस्पेंड कर दिए या बैकग्राउंड में भेज दिए, वो जॉब की कमांड से शो होते हैं। यानी हमने देखना है कि कौन कौन से प्रोसेस अभी हमारे सस्पेंड हुए हुए, पॉज हुए हुए हैं, बैकग्राउंड में गए हुए हैं, तो हम जॉब की कमांड यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास कोई प्रोसेस फोरग्राउंड में चल रहा है, ठीक है, एक तो ये होता है ना उसको हम बैकग्राउंड पे भेजते हैं, एक ये होता है कि हम उसको सस्पेंड करते हैं। ठीक है, तो या स्टॉप करते हैं। तो फोरग्राउंड प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल जी एंटर करेंगे, तो वो जो हमारा प्रोसेस है वो सस्पेंड हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। फिर हम उसको बैकग्राउंड में भेजने के लिए बीजी की कमांड यूज़ करेंगे, जिससे वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, और शेल जो है हमें एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि जॉब जो आपने एंटर की वो सस्पेंड हो चुकी है। ठीक है, जो आपकी करंट जॉब थी। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो कोड है जहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि फाइंड करना है हमने रूट डायरेक्टरी के अंदर नेम फू नाम की कोई भी डायरेक्टरी या फाइल्स हमने रूट के अंदर यानी पूरे सिस्टम के अंदर हमने फाइंड करनी है। और प्रिंट टू आउटपुट, यानी टू आउटपुट का मतलब है कि जो इसका एरर होगा वो डेव नल के अंदर हमने आउटपुट उसकी स्टोर, एरर्स सारे जो हैं डेव नल में स्टोर करने। डेव नल मतलब एक ऐसी फाइल होती है जो डिस्कार्ड कर देती है। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि फाइल नॉट फाउंड, फाइल परमिशन एरर, जितने भी एरर है ना वो मुझे नहीं दिखाओ, वो सारे आप डेवनल में भेज दो, और ये आप जो है ना प्रोसेस एग्जीक्यूट करो जो सर्च करे फू नाम के फाइल्स और सब डायरेक्टरीज को। ठीक है, अब जब हमने कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये सस्पेंड हो जाएगा, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। फिर हम बीजी एंटर करेंगे, ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। फिर हम जॉब्स एंटर करेंगे तो हमें इस टाइम हमारा एक ही प्रोसेस रन हो रहा था, तो वो हमें ये शो हो जाएगा कि ये प्रोसेस जो सस्पेंड हुआ हुआ है और बैकग्राउंड के अंदर गया हुआ है। अब हमने अगर इसको रिज्यूम करना है तो हम एफ जी की कमांड लिखेंगे, तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये रिज्यूम हो जाएगा और इसकी आउटपुट हमें शो हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो अभी तक हमने कमांड्स पढ़ी, कंट्रोल जी, बी जी, जॉब्स और एफ जी, ये इनका यूज़ है। उसके बाद अगर हमने कोई प्रोसेस टर्मिनेट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल सी यूज़ करते हैं। एक तो था ना सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब है कि उसको हम पॉज कर रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेट के हम उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये की जो है ये सेंड कर देती है सिग्नल टू द प्रोसेस एंड डिफॉल्ट एक्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, अगर आपका फोरग्राउंड प्रोसेस जो है वो इंटरसेप्ट कर देता है सिग्नल को और इसको इग्नोर कर देता है, तो आप इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते कंट्रोल सी के साथ। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें कोई और तरीका करना पड़ता है। तो ये जस्ट लाइक एक एग्जिट कमांड है कि, या टर्मिनेशन की कमांड है कि हमारा ये प्रोसेस चल रहा था, अब मैंने कंट्रोल सी एंटर किया तो बस ये प्रोसेस मेरा टर्मिनेट हो जाएगा या फर्दर नहीं चलेगा। अब कोई प्रोसेस अगर हमारा कंट्रोल सी से ख़त्म नहीं हो रहा तो हम उसको किल कमांड से भी ख़त्म कर सकते हैं। जब कमांड ये एग्जीक्यूट होती है तो ये सिग्नल सेंड कर देती है प्रोसेस, जिसकी प्रोसेस आईडी हम स्पेसिफाई करते हैं इन दी कमांड। जैसे हमने यहाँ पे लिखा किल सिग्नल पी आई डी, ये प्रोसेस की आईडी है जिसको हम किल करना चाह रहे हैं, और जो सिग्नल है दिस इज़ द सिग्नल नंबर। ठीक है, सिग्नल नंबर का मतलब कि हम कौन से टाइप का सिग्नल भेजना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने -2 लिखा हुआ है, तो ये जो कमांड है ये नंबर 2 विच इज़ कॉल्ड सिग इंट प्रोसेस को भेजती है विद आईडी, प्रोसेस आईडी 1 2 3 4। जो डिफ़ॉल्ट एक्शन यहाँ पे होगा ये टर्मिनेशन होगा प्रोसेस का,
आइडेंटिफाइड इन द कमांड लाइन। जब सिग्नल नंबर के बगैर हम किल कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सिग इंट नहीं भेजता बल्कि सिग टर्म भेजता है, ठीक है, टू द प्रोसेसर। अ प्रोसेस दैट हैड बीन कोडेड टू इंटरसेप्ट एंड इग्नोर सिग्नल कैन बी टर्मिनेटेड बाय सेंडिंग इट श्योर किल सिग्नल। अच्छा, अब कोई ऐसा प्रोसेस है जो कंट्रोल सी से जिसको फ़र्क नहीं पड़ा, सिग इंट से भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसके लिए हम सिग्नल भेजते हैं सिग किल। श्योर किल का ये सिग्नल है जिसका सिग्नल नंबर है 9, यानी हम किल लिखेंगे -9 लिखेंगे 1 2 3 4 लिखेंगे तो ये तो फॉर श्योर शॉर्ट सिग्नल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यू कैन डिस्प्ले ऑल ऑफ द सिग्नल स्पॉटेड बाय योर सिस्टम अलॉन्ग विद देयर नंबर्स बाय यूजिंग kill-l, ठीक है। जब हम kill-l लिखेंगे तो हमारे जो भी सिग्नल्स हैं हमें शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें नंबर याद नहीं है कि सिग किल का 9 नंबर है, सिग इंट का 2 नंबर है, सिग टर्म का कौन सा नंबर है, तो kill-l से हमें तमाम सिग्नल और उनके नंबर पता चल जाएंगे, फिर हम उस नंबर के लिहाज से सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ सिस्टम में ये सिग्नल नंबर शो नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब सोलारिस 2 के ऊपर ये कमांड रन करके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने जब सोलारिस 2 के ऊपर kill-l लिखा तो हमें सारा शो हो गया, ठीक है, कि 2 पे हमारे पास सिग इंट है, सिग टर्म हमारे पास 15 के ऊपर पड़ा हुआ है और सिग्नल किल वाला जो श्योर किल वाला हमारा सिग्नल है वो 9 के ऊपर पड़ा है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स हैं जो कि डिफरेंट नंबर्स के ऊपर पड़े हुए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है थ्रेड। थ्रेड जो होते हैं ये बेसिकली मिनी प्रोसेसेस होते हैं। तो हमारे पास जो कुछ इश्यूज थे प्रोसेसेस के साथ कि जब हम फोर्क की कमांड यूज़ करते थे तो जो पेरेंट है वो अपना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता था और ये बड़ा एक्सपेंसिव होता था। एक्सपेंसिव से मुराद कि मेमोरी टू मेमोरी कॉपी करनी पड़ती थी। जितने भी पेरेंट प्रोसेस की हमारे पास चीज़ें थी, उसके पाइप्स थे, उसका इन्फॉर्मेशन थी, कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के जरिए हम सारी चीज़ें कॉपी करते थे चाइल्ड के अंदर, ठीक है। और हमारा जो कॉलिंग प्रोसेस था और कर्नल रिसोर्सेज था वो चाइल्ड प्रोसेस को हमें सारा देना पड़ता था, ठीक है। एक तो मसला ये था। दूसरा मसला ये था कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चैनल था वो रिक्वायर्ड था हमें टू पास इंफॉर्मेशन बिटवीन अ पेरेंट प्रोसेस एंड अ चाइल्ड प्रोसेस, जो कि पाइप जैसे हमने एक यूज़ किया था। तो इस तरह कोई चैनल हमें रिक्वायर्ड था। ये अगर हमें चैनल की ज़रूरत ना पड़े और हमें एक्सपेंसिव भी ना हो हमारा चाइल्ड क्रिएशन, तो हमें इसको ओवरकम करने के लिए कुछ लाइट वेट प्रोसेस यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट है सीपीयू यूटिलाइजेशन का और एग्जीक्यूट होता है विद इन द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस दैट क्रिएट्स इट। यानी इसके लिए अलग एड्रेस स्पेस क्रिएट नहीं करनी पड़ती, जो प्रोसेस इसको क्रिएट कर रहा है उसके अंदर ही ये चलता है, उसका एक छोटा बच्चा होता है ये। इट कंप्राइजेज अ थ्रेड आईडी। क्या क्या होता है इसके अंदर? थ्रेड आईडी होती है, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट, एरर नंबर एंड स्टैक। ये याद कर लें। तो इसको याद करने के लिए वो आजकल जैसे होता है ना खाड़ी पे लेडीज़ के बहुत ज़्यादा मशहूर सूट होते हैं जिनको बोलते हैं आई थिंक प्रेट्स, ठीक है। तो आप प्रेट्स से इसको याद कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर सेट होता है और एरर नंबर होता है, थ्रेड आईडी होती है और स्टैक होता है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये थ्रेड होता है, लाइट वेट प्रोसेस, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये दूसरे जो थ्रेड्स होते हैं उनके साथ शेयर करता है इन चीज़ों को, उस सेम प्रोसेस के जो थ्रेड्स होते हैं इन क्या शेयर करता है? अपना कोड सेक्शन, डाटा सेक्शन, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यूज़र, ग्रुप आईडी, सिग्नल सेटअप, एड्रेस, पीसीबी और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। यानी जितनी भी इसकी रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर जो हमने पहले पढ़ी थी, जो प्रोसेसेस आपस में शेयर कर रहे होते हैं, पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस, हमने ऊपर याद की थी वो कि वर्किंग डायरेक्टरी को शेयर कर रहे होते हैं, रूट डायरेक्टरी को शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वर्किंग डायरेक्टरी शेयर हो रही है, पीसीबी शेयर हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सोर्सेज शेयर हो रही हैं, ओपन फाइल्स एंड सिस्टम, जो हमारे पास एक ही प्रोसेस के डिफरेंट थ्रेड्स हैं उनके बीच में। तो हमारे पास जो एक ट्रेडिशनल हैवी वेट प्रोसेस होता है उसका सिंगल थ्रेड होता है, लेकिन आज मॉडर्न में क्या होता है? मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल होते हैं जो कि एक से ज़्यादा टास्क कर सकते हैं। तो प्रोसेस जो हैं जो सिंगल और मल्टीपल थ्रेड्स के होते हैं वो शो किए गए हैं फिगर के अंदर। और हम इस फिगर को देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है जिसके अंदर एक ही थ्रेड बना हुआ है, ठीक है, और उसका एक ही कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, फाइल, रजिस्टर और स्टैक है। जबकि हमारे पास मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है उसके अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड बने हुए हैं और हर किसी का अपना स्टैक है, अपना रजिस्टर है और अपनी फाइल, अपना स्टैक है, अपना रजिस्टर है, लेकिन कोड, डाटा और फाइल्स शेयर हुई हुई हैं आपस में। तो अगर हम देखें तो थ्रेड्स जो होते हैं विद इन अ प्रोसेस क्या शेयर करते हैं? कोड, डाटा, ओपन फाइल्स, लेकिन उनका जो रजिस्टर सेट होता है और जो स्टैक होता है वो हर किसी का अपना अपना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए कि थ्रेड्स जो हैं विद इन अ प्रोसेस शेयर कोड, डाटा एंड ओपन फाइल्स एंड हैव देयर ओन रजिस्टर सेट एंड स्टैक। हर थ्रेड का अपना रजिस्टर सेट और स्टैक होता है। ठीक हो गया।
तो जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस होते थे, जो हैवी प्रोसेसेस होते थे, तो उनमें एक सिंगल कंट्रोल थ्रेड होता था जो मूव, अब हम कोड में भी स्ट्रक्चर में भी देखेंगे आगे कि वो मेन फंक्शन से F1 फंक्शन के पास जाएगा और फिर वापस मेन में आ जाएगा, फिर F1 से मेन में जाएगा और वापस F1 में आ जाएगा। तो एक ही सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल होगा जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस फिगर के अंदर कि हमारे पास मेन कोड है, उसके बाद F1 के पास कंट्रोल चला जाता है, फिर मेन के पास आता है, फिर F2 के पास चला जाता है, फिर वापस मेन के पास आ जाता है। तो यहाँ पे फिगर में भी देखें कि एक थ्रेड मेन के पास कंट्रोल है, फिर F1 के पास गया, फिर वापस मेन के पास आ गया, फिर F2 के पास गया, फिर वापस मेन के पास कंट्रोल आ गया। तो इस तरह एक सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल है जो इस तरह रोटेट हो रहा है मेन और फंक्शंस के दरमियान में। तो ये हमारे पास था सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल। अब मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस भी होते हैं जो मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल्स एक्टिव होते हैं सिमल्टेनियसली। हम एक हाइपोथेटिकल फंक्शन यूज़ करते हैं थ्रेड टू क्रिएट अ थ्रेड। इस फंक्शन में दो आर्गुमेंट जाते हैं, नेम ऑफ द फंक्शन फॉर विच अ थ्रेड हैज़ टू बी क्रिएटेड एंड अ वेरिएबल इन विच द आईडी ऑफ द न्यूली क्रिएटेड थ्रेड टू बी स्टोर। एक वेरिएबल बन जाता है और एक तो वो फंक्शन का नाम चला जाता है कि जिसका हमने थ्रेड बनाना है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट द मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल आर सिमल्टेनियसली एक्टिव विद इन द सेम प्रोसेस। एक ही प्रोसेस में ढेर सारे थ्रेड्स क्रिएट हो जाते हैं। ईच थ्रेड ट्रेड विद इट्स ओन पीसी। अब अपना इसका पीसी है हर थ्रेड का जो इसको शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमारे पास ये मेन है, ठीक है, तो इसका एक हमारे पास ये थ्रेड बन गया, दूसरा ये थ्रेड बन गया, ठीक है। अब इसका अपना प्रोसेस कंट्रोल है, थ्रेड कंट्रोल, इसका अपना प्रोसेस कंट्रोल है और मेन प्रोसेस का अपना है, और एक टाइम पे कंकरेंटली सारे चल रहे हैं। तो इस तरह से हम थ्रेड क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो एक वेरिएबल है जिसके अंदर T1 जो कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और F1 के अंदर उसकी आईडी जा रही है न्यू प्रोसेस की, ठीक है। तो अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं थ्रेड्स के, इनके जो नेम हैं ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि हमारे पास थ्रेड यूज़ करने से रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है। यानी अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है उसका एक हिस्सा ब्लॉक हो गया अगर, तो या फिर लेंथी ऑपरेशन वो हिस्सा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके जो बाकी पार्ट्स हैं प्रोग्राम के वो कंटिन्यू रनिंग मतलब चलते रहेंगे और रिस्पॉन्सिवनेस जो यूज़र बढ़ जाएगी। फिर रिसोर्स शेयरिंग भी होती है कि जो थ्रेड्स हैं वो मेमोरी शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, द प्रोसेस टू विच दे बिलोंग, जिस प्रोसेस को बिलोंग करते हैं। और कोड शेयरिंग जो है वो अलाउ करता है एन एप्लीकेशन टू हैव सेवरल डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ एक्टिविटी ऑल विद इन द सेम एड्रेस स्पेस। एक एड्रेस स्पेस के अंदर हमारे पास, यानी अब क्या था, एड्रेस स्पेस बहुत बड़ी थी, प्रोसेस उसको बहुत कम को यूज़ करा था, अब ढेर सारे थ्रेड बन गए तो हमारे पास जो रिसोर्स शेयरिंग है आपस में वो बहुत अच्छी हो पा रही है। फिर इकोनॉमी भी है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी मेन प्रोसेस की मेमोरी और रिसोर्सेज थी वो कॉस्टली थी बहुत ज़्यादा जब वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता था। लेकिन थ्रेड्स के अंदर क्या हो रहा है कि हम उसी प्रोसेस की रिसोर्सेज को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकल हो गया और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थ्रेड्स भी हमारे पास आसान हो गया, ठीक है। हमें ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं करनी पड़ी क्योंकि सेम कॉन्टेक्स्ट है मेन प्रोसेस का भी और थ्रेड का भी। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर हमारे पास हो रही है कि जब हमारे पास मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट होती है तो उसके अंदर जो हर थ्रेड होता है वो पैरेलल रन कर रहा होता है डिफरेंट प्रोसेसर्स के ऊपर, जहाँ पे ढेर सारे प्रोसेसर्स हैं और ढेर सारे थ्रेड्स क्रिएट हुए हुए हैं प्रोसेस के। तो एक टाइम पर डिफरेंट प्रोसेसर्स उन डिफरेंट थ्रेड्स को रन कर सकते हैं, और सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसर है वो सिर्फ एक सीपीयू पर रन हो सकता है। जितने भी हमारे पास प्रोसेस अवेलेबल, जब फॉर एग्जांपल 4 प्रोसेस थे, हमारे पास प्रोसेस ही एक है और उसका थ्रेड ही एक है, तो वो एक सीपीयू पे ही चल रहा होगा। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस था जिसके 4 थ्रेड बन गए तो वो 4 डिफरेंट प्रोसेस पर पैरेलल में कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग ऑन मल्टी सीपीयू मशीन्स इंक्रीजिंग कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब कि वो एक टाइम पे ज़्यादा प्रोसेस चल सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके रिसोर्स शेयरिंग के अंदर, कि रिसोर्स शेयरिंग तो हो रही है हमारे पास, लेकिन रिसोर्स शेयरिंग में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन भी चाहिए होती है बिटवीन द थ्रेड्स फॉर असेसिंग द शेयर रिसोर्सेज। ऐसा ना हो कि एक ही थ्रेड सारी रिसोर्स लेके बैठ जाए और बाकी फिर उसको इस्तेमाल ना कर पाए, तो इनके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज आ जाता है। दूसरा ये है कि डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग मॉडल है कि एक एवरेज यूज़र है उसके लिए इस थ्रेड का कोड लिखना है, इसको मेंटेन करना, डिबग करना, ये बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए हमें एक थोड़ा सा प्रो लेवल का यूज़र चाहिए जो ये सारी मेंटेनेंस कर सके, डिबगिंग कर सके। ये पर्टिकुलरली खास तौर पे तब ये बात सच साबित होती है जब राइटिंग कोड फॉर द सिंक्रोनाइज्ड एक्सेस टू द शेयर रिसोर्सेज, खास तौर पे जब शेयर रिसोर्सेज के लिए हमें सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड लिखना पड़ता है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको लिखना कि वो कैसे सारी रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।